नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे। मूल अधिकार जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। लेकिन दरअसल जो मूल अधिकार है वो केवल आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक दिए गए, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। लेकिन जो मूल अधिकार है वो केवल अनुच्छेद 14 से 32 तक है। और उसमें इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। और आपका जो पहला वर्ग है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। वो कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, 15, 16 हम पढ़ चुके हैं, 12 और 13 भी हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 और 16 को नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आज हम समानता के अधिकार वाले विषय को कंप्लीट करने जा रहे हैं। समानता के अधिकार में केवल 2 ही अनुच्छेद बचे थे, अनुच्छेद 17 और 18। जैसे ही समानता का अधिकार का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक समानता के अधिकार पर एक टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जैसा कि आपने संविधान सभा या प्रस्तावना का दिया था, ऑनलाइन होगा। उसके अंदर हम 25 ऐसे सवालों को हल करेंगे जो कि आपने अगर ईमानदारी से सभी वीडियोस को देखा है तभी आप हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है वो हमारा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 सामान्यतः एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। लेकिन मैं फिर भी आपको आर्टिकल 17 में आखिर लिखा क्या है उस चीज को समझाना चाहता हूं। देखिए, आर्टिकल 17 के अंदर 3 बातें समझने की हैं। सबसे पहले उन्होंने अस्पृश्यता शब्द का उपयोग 2 जगह किया है। याद रखिए, आर्टिकल 17 के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, उस शब्द का उपयोग 2 बार किया गया है। दोनों बार इन्वर्टेड कॉमास में किया गया है। और साथ में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण या उपयोग निषिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि संविधान में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता शब्द का उपयोग 2 बार किया गया है। और क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण, किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, रोका जाता है। उसके बाद क्या है? अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहां पर एक विशेष बात देखी है कि अगर कोई भी अस्पृश्यता का पालन करता है तो वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। हमारे मूल अधिकार वाले चैप्टर में कई जगह ऐसा लिखा है कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 23 में आप पढ़ेंगे कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात्कार, श्रम का किसी भी प्रकार से उपयोग करना विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो इसको भी समझना है कि विधि के अनुसार दंडनीय का मतलब क्या है। एक चीज और याद रखिए, हमारे संविधान में अस्पृश्यता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, यानी हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी की कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई। तो क्या किसी कानून में दी गई है? तो इसको भी याद रखिए, ना ही हमारे संविधान में और ना ही किसी कानून या एक्ट के अंदर अस्पृश्यता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अनटचेबिलिटी होती क्या है। ये मामला पहुंचा था मैसूर उच्च न्यायालय के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, 2 जगह पहुंचा था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं बता सकते। हम उसका कोई, जैसे हम किसी भी शब्द का अर्थ देखते हैं गूगल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, वैसे अस्पृश्यता का हम कोई मीनिंग नहीं बताएंगे। हम अस्पृश्यता को जो बरसों पुरानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उससे जोड़कर देखते हैं। तो याद रखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अस्पृश्यता को कहां परिभाषित किया गया, तो याद रखिए अस्पृश्यता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, ना ही संविधान में और ना ही किसी कानून में। अब दूसरी बात, ये जो लिखा है कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा, और भी कई आर्टिकल में मूल अधिकारों में लिखा होता है कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अभी हमने पढ़ा कि मूल अधिकार कहां से कहां तक है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 35।
आर्टिकल 35 में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मूल अधिकारों को बेहतर तरीके से लागू करवाने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? विधि के अनुसार दंडनीय होगा। लेकिन ये विधि बनाएगा कौन? तो आर्टिकल 35 स्पष्ट करता है कि ये विधि बनाने का अधिकार किसे होगा? संसद को। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 का उपयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया जिसे कहा गया अस्पृश्यता अत्याचार अधिनियम या अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। तो याद रखिए, आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का पालन विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। और आर्टिकल 35 में लिखा है कि संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 17 और 35 दोनों का उपयोग करते हुए संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता अधिनियम 1955। बाद में कमेटी बनाई गई थी 1965 में। कब बनाई गई थी? 1965 में, 10 सालों के बाद। अब इस कमेटी का गठन 1965 में हुआ और ये कमेटी कौन सी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इस कमेटी की सिफारिश पर आगे चलकर 1976 में इस अस्पृश्यता अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर कर दिया गया नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1955। तो अधिनियम कब आया? 1955 में। उसकी जांच करने के लिए 1965 में कमेटी बनी और उस कमेटी की सिफारिश पर इस कानून में संशोधन किया गया। 1955 वाले में बहुत सारी चीजों को भी परिवर्तित किया गया और उसका नाम बदलकर क्या किया? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। 1976 नहीं, 76 में अमेंडमेंट हुआ लेकिन नाम क्या किया गया? 1955। तो ये था आपका आर्टिकल 70। तो अब बात करते हैं हम दूसरे आर्टिकल की, जो है हमारा आर्टिकल 18। समानता के अधिकार का जो आखिरी आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाता है। देखिए, जब हम हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी। बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी, जैसे लॉर्ड की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, नवाब की उपाधि। तो बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी। आप जानते हैं कि संविधान सभा में एक मूल अधिकार उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके अंदर एक मेंबर थी जिनका नाम था अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। तब राजकुमारी अमृता कौर ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि आज से उस संविधान सभा की मूल अधिकार उप समिति की बैठक में आज से संविधान सभा के सदस्य मुझे केवल अमृता कौर कहेंगे, राजकुमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजकुमारी लग जाने से एक उपाधि मिलती है जो कि ऊंच नीच का भेदभाव करती है। और हमारे आर्टिकल 17 और 18 दोनों ऐसे आर्टिकल थे जिन्हें यूनैनिमसली यानी सर्वसम्मति से पारित किया गया था। और आर्टिकल 18 में यही कहा गया है उपाधियों का अंत किया जाता है। आर्टिकल 18 के अंदर कुल 4 प्रोविजंस हैं, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). इसको हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या है। 18(1) कहता है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब क्या है यहां पर? आर्टिकल 12। तो राज्य 2 ही उपाधियां दे सकता है, एक सेना से संबंधित, एक एजुकेशन से संबंधित। इसका मतलब हमारे संविधान में राज्य के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो केवल 2 ही उपाधियां दे सकता है, सेना और विद्या संबंधी उपाधि देने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 18(2) क्या कहता है? आर्टिकल 18(2) ये कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, वो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेंगे। जो भी भारत के नागरिक हैं, जैसे मैं, आप सब, जो भी भारत के नागरिक हैं, वो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, मान लीजिए कि कोई देश है अमेरिका की कोई निजी संस्थान है या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप वहां से उपाधि नहीं ले सकते। आप वहां से उपाधि ले सकते हैं, डॉक्टरेट की, एमफिल की, अन्य उपाधि ले सकते हैं। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य, विदेशी संस्थान, निजी संस्थान, ये नहीं,
विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। तो आर्टिकल 18 ये कहता है कि राज्य केवल सेना और विद्या संबंधी उपाधि दे सकता है, अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। 18(2) कहता है कि भारत का जो भी नागरिक है वो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) क्या कहता है? 18(3) कहता है जो लोग विदेशी नागरिक हैं, फॉरेन सिटीजन, वो भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण राष्ट्रपति की सहमति से करें। लेकिन ये विदेशी नागरिक कौन? जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिका का नागरिक है, वो भारत में रहता है, नागरिक कहां का है? अमेरिका का, रहता का है भारत में, लेकिन भारत में किसी लाभ के पद पर है। ये आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, डबल ओपी, ऑफिस ऑन प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश का नागरिक, कोई विदेशी नागरिक भारत में राज्य के अंदर किसी भी लाभ के पद को धारित किया है। अब लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, यानी आप इस तरह से समझिए कि सरकारी पद को धारण किए हुए कोई विदेशी नागरिक भारत में राज्य में किसी लाभ के पद को धारण किया हुआ है, वो विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर करेगा तो किसकी सहमति से करेगा? राष्ट्रपति की सहमति से। तो पहली बात, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रहता है, भारत में किसी लाभ के पद पर है, वो विदेशी राज्य से उपाधि तभी लेगा जब राष्ट्रपति उस बात की इजाजत दे। चौथा पॉइंट, आर्टिकल 18(4) ये कहता है कि भारत में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो भारत के नागरिक नहीं है। आर्टिकल 18(4) क्या कहता है? इंडियन पर्सन, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक है चाहे नहीं है, लेकिन वो भारत में या राज्य में किसी लाभ के पद को धारण किए हुए है, तो वो किसी भी विदेशी राज्य या किसी विदेशी राज्य के अधीन किसी संस्था से कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। तो याद रखिए, भारत का कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं, भारत के नागरिकों को तो पूरी तरह से विदेशी राज्यों से उपाधि लेने से मना किया गया। निजी संस्थान से उपाधि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी लाभ के पद पर बैठा है, धारित किया हुआ है, वो कभी भी किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की भेंट, उपलब्धि या पद को स्वीकार नहीं करेगा। तो 18(1) राज्य को सेना और विद्या संबंधी उपाधि देने का अधिकार देता है, अन्य नहीं। 18(2) भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। आर्टिकल 18(3) कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत के यहाँ लाभ के पद पर है, वो विदेशी राज्य से उपाधि केवल राष्ट्रपति की सहमति से लेगा। और आखिरी आर्टिकल 18(4) भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, लेकिन भारत में या राज्य में किसी लाभ के पद पर है, वो विदेशी राज्य से किसी प्रकार की भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। तो ये था हमारा आखिरी आर्टिकल, समानता के अधिकार का, आर्टिकल 18। तो हमने शुरुआत की थी भाग 3 की। सबसे पहले आर्टिकल 12-13 को समझा, जो दो चीजों को स्पष्ट करते हैं और बहुत जरूरी आर्टिकल्स हैं। उसके बाद समानता के अधिकार में हमने 14 से 18 तक पढ़े। ठीक, हर आर्टिकल को हमने विस्तार से पढ़ा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। कल हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर समानता का अधिकार पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगी आपकी, यानी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक और आर्टिकल 12 और 13 एक साथ। ठीक, और साथ में हम बात करेंगे कि मेंस में, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। कि मान लीजिए कि सवाल आता है कि समानता के अधिकार का उल्लेख करें, 5 अंक 6 अंक, तो उसकी आंसर राइटिंग या फ्रेमिंग कैसे होगी। तो कल का जो लेक्चर होगा वो समानता के अधिकार की रिवीजन पर होगा और साथ में मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है उस प्रकार से होगा। और परसों यानी ट्यूसडे को आपका समानता के अधिकार पर एक 25 सवालों का टेस्ट होगा। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू।